डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है समूह। तंत्र का मतलब होता है समूह। और श्वसन माने सांस लेने वाले अंग। श्वसन तंत्र है तो सांस लेने वाले अंगों का समूह, यानी कि अंगों का ऐसा समूह जो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अंगों का ऐसा समूह जो श्वसन में भाग लेते हैं। ऐसे सभी अंग या अंगों का ऐसा समूह जो सामूहिक रूप से श्वसन में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? श्वसन तंत्र। सभी अंग, वे सभी अंग जो श्वसन तंत्र में सहायक होते हैं। कौन कौन से अंग श्वसन तंत्र में सहायक होते हैं? तो सबसे पहले होता है हमारा नाक। नाक द्वारा वायु जाता है अंदर। सबसे पहले हम सांस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। नाक द्वारा सांस अंदर जाता है। उसके बाद क्या होता है? नासापथ होता है। इसके आगे चल के नासापथ मतलब जो नाक का, ऐसे नाक होती है हमारी, तो ये जो रास्ता अंदर गया होता है इसी पथ को हम लोग कहते हैं नासापथ। नासापथ से जब सांस अंदर जाता है तो गले के पास जाता है। गले के पास होती है ग्रसनी, वहाँ जाता है। ग्रसनी से जाता है श्वास नली में। श्वास नली लेके जाती है फेफड़े में। तो ये सब अंगों के समूह हैं जो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन्हीं सभी अंगों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अंगों का ऐसा समूह, यही सब समूह है जो सामूहिक रूप से श्वसन प्रक्रिया में भाग लेता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। चाहे हमारा श्वसन तंत्र हो, चाहे हमारा पाचन तंत्र हो, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, तो तंत्र का मतलब होगा अंगों का समूह। अब कौन से अंग का समूह है श्वसन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं ये सब? तो हो गए श्वसन तंत्र। अगर पाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो पाचन तंत्र, और उत्सर्जन में भाग लेते हैं तो उत्सर्जन तंत्र। तो ये हमारे मुख्य रूप से श्वसन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है श्वसन तंत्र। अब श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन होता है दो प्रकार का। एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। क्या हो गया? पहला हो गया वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, वायवीय मतलब जो वायु की उपस्थिति में। अवायवीय, आ मतलब होता है अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। वायु की अनुपस्थिति में श्वसन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, वायवीय और अवायवीय। वायवीय मतलब वायु की उपस्थिति, अवायवीय मतलब वायु की अनुपस्थिति में। अब कौन सा श्वसन है जो वायु की उपस्थिति में होता है और कौन सा श्वसन है जो वायु की अनुपस्थिति में होता है? तो आप कुछ कीट क्या जीवाणु देखे होंगे। जीवाणु तो ऐसे दिखते नहीं हैं लेकिन नाम सुने होंगे जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं ये पाए जाते हैं दही में, सिरके में, सिरके में, अल्कोहल में, इन सब में पाए जाते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। अब जीवाणु कभी वायु को नहीं ढूंढते कि वायु मिले तब हम श्वसन करें, ऑक्सीजन मिले तब हम सांस लें। ये
वायु की उपस्थिति में श्वसन नहीं करते हैं, यानी कि इनके लिए वायु हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे जीव जो वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु हो या ना हो तो भी ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, उनको कहते हैं अवायवीय श्वसन। जैसे क्या, जैसे बैक्टीरिया वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। दही को डिब्बे में आप बंद करके रख दीजिए, वहाँ कोई वायु तो प्रवेश करेगा नहीं, फिर भी ये बैक्टीरिया क्या है, जीवित रहेंगे। तो इसमें ये क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। वायवीय श्वसन क्या कौन सा होता है, जो वायु की उपस्थिति में हो, वायवीय श्वसन कहलाता है। जैसे मनुष्य या सभी बड़े जंतु जितने भी होते हैं सब वायवीय श्वसन करते हैं। अब हम अंतर दोनों में जान लेते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन जो करते हैं उनके श्वसन के दौरान 38 ATP ऊर्जा बनती है और अवायवीय के दौरान 2 ATP ऊर्जा। अब ये क्या होती है ATP ऊर्जा? वायवीय श्वसन, हम लोग जब श्वसन करते हैं तो वायु से ऑक्सीजन हम लोग का उपयोग में आता है, बाकी सारी वायु हम बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है, हमारे जो ग्लूकोज हम खाए रहते हैं ग्लूकोज, उनको तोड़ के ऊर्जा बनाता है। ऑक्सीजन जो हम ग्लूकोज खाए रहते हैं उसको तोड़ के ऊर्जा बनाता है। तो ग्लूकोज तोड़ के कितनी ऊर्जा का निर्माण करता है? 38 ATP। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP का पूरा नाम होता है। तो हम लोग में 38 ATP बनता है, इन लोग में केवल 2 ATP ऊर्जा बनती है। अगला है, हम लोग में ऊर्जा किस रूप में होती है? ग्लूकोज के रूप में। इनमें एथिल अल्कोहल हम अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, चाहे एथिल अल्कोहल, हम लोग में ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में होती है, इन लोग में ऊर्जा एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल के रूप में होती है। अब हम ये पता कर सकते हैं कि अवायवीय श्वसन द्वारा कैसे एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के फलस्वरूप क्या ग्लूकोज ऊर्जा में बदलता है। लेकिन कभी कभी जब हम ज़्यादा काम करते हैं, हमारे पैरों में थकान होती है, तो ये ऑक्सीजन हमारे पैर में कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हांफा आने लगता है ताकि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो जाए। तो उस समय जब डिमांड नहीं पूरी हो पाती है तो हमारे पैरों में बनने लगता है एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। हमारी पेशियों में क्या बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन तो उतना सांस हम उतना ही ले रहे हैं जितना कि पहले लेते थे, काम ज़्यादा कर दिए। ज़्यादा काम करने में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। अब ज़्यादा ऊर्जा कैसे हुई? जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तभी ग्लूकोज टूटेगा, जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना ग्लूकोज टूटता है। ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो ज़्यादा ग्लूकोज टूटेगा, ज़्यादा ग्लूकोज टूटेगा तो ज़्यादा ऊर्जा बनेगी। ऑक्सीजन तो हम उतना ही ले रहे हैं, ग्लूकोज हमारा उतना टूट रहा है, ऊर्जा उतने बन रही है। काम हम क्या कर दिए? ज़्यादा काम कर दिए, ज़्यादा काम कर दिए। ओके, ज़्यादा काम कर दिए तो हमारे पैरों में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो बनने लगा एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने लगा। जब पेशियों में जैसे ही लैक्टिक अम्ल बनता है वैसे पेशियों में मरोड़ उत्पन्न हो जाती है, तभी पैरों में क्या होता है? थकान होता है और दर्द होने लगता है। थकान होने के पश्चात दर्द होने लगता है। जब पेशियों को हम थोड़ा मल देते हैं या दबा देते हैं तो ये लैक्टिक अम्ल
टूट जाता है और फिर तो ना ग्लूकोज से ऊर्जा बनने लगती है। हमारे श्वसन तंत्र जो होते हैं जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो जाती है और एथिल अल्कोहल टूट जाता है। फिर पैरों का दर्द, थकान खत्म हो जाता है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो जो वायवीय अवायवीय श्वसन करते हैं ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, इसीलिए इनमें लैक्टिक अम्ल बनता है। हो गया 2 प्रकार का श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन सभी बड़े जीव जंतु और मनुष्य करते हैं। अवायवीय श्वसन कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। ये इनमें कितनी ऊर्जा बनती है, 2 ATP। अवायवीय श्वसन करने वालों में 2 ATP ऊर्जा बनती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। इनमें ऊर्जा किस रूप में होती है, ग्लूकोज के रूप में। अवायवीय श्वसन करने वाले में ऊर्जा एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल के रूप में होती है। अब हमको पढ़ना है वायवीय श्वसन। क्या पढ़ना है, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। हमको एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ना है, एनारोबिक रिस्पायरेशन या अवायवीय श्वसन नहीं पढ़ना है। वायवीय श्वसन शुरू करते हैं हम। अब हम वायवीय श्वसन में पढ़ेंगे पहले श्वासोच्छ्वास। वायवीय श्वसन में क्या पढ़ेंगे, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। सांस लेना किसे कहते हैं, सांस अंदर लेने, क्या, सांस या वायु को अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने, अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस को अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जैसे हम एक बार सांस अंदर लेते हैं, देखिए वायु को इनहेल करते हैं लंबी सांस भर के, फिर उसके बाद बाहर छोड़ते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन। निःश्वसन का होता है इंस्पायरेशन और निःश्वसन होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब होता है अंदर लेना और एक्सपायरेशन मतलब होता है बाहर छोड़ना। एक्सपायरेशन मतलब बाहर छोड़ना, यानी कि निःश्वसन मतलब बाहर छोड़ना और निःश्वसन मतलब अंदर लेना। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो उसे कहते हैं इंस्पायरेशन यानी कि निःश्वसन, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपायरेशन यानी कि निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन कब हम कहते हैं, जब सांस को, वायु को अंदर खींचते हैं तो उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन में हम कौन कौन सी गैस लेते हैं, जब सांस को अंदर खींचते हैं तो क्या लेते हैं, वायु लेते हैं। तो वायु में कौन कौन सी गैस हम लोग लेते हैं, वायु में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 लेते हैं, N2 लेते हैं, या अन्य गैसें जो भी होती हैं तो वो सभी लेते हैं। अन्य गैसें 1% होती हैं तो लेते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है वायुमंडल में, 21% पूरा खींचते हैं। CO2 कितना होता है, 0.03% पूरा लेते हैं। N2 कितना होता है, 78
8% पूरा खींचते हैं। अन्य गैसें यहाँ लिखी जाएंगी, अन्य गैसें जो कुछ होती हैं 1%, उसको हम पूरा खींच लेते हैं। सांस लेते समय हम लोग तो वायु को छान कर लेंगे नहीं कि ऑक्सीजन का काम है तो ऑक्सीजन ले लें छान के, बाकी सब छोड़ दें। सांस लेते समय हम लोग क्या लेते हैं, वायु लेते हैं। और वायु क्या होता है, कई गैसों का मिश्रण होता है, तो वायु में हम लोग सभी गैसें अंदर खींच लेते हैं। अब बाद में क्या होता है, ये सभी गैसें बाहर आ जाती हैं। कितना हम लोग को काम होता है, निःश्वसन में ऑक्सीजन आ जाता है 17% हमारा बाहर, CO2 आ जाता है 4.6% बाहर, N2 आता है 78 लिए पूरा बाहर, O2 कह रहे हैं, अन्य गैसें जो हम लोग अंदर लिए थे 1% लिए थे पूरा बाहर। अब देखिए हम लोग लिए थे वायु 21%, बाहर कितना छोड़ दिए 17%, बचा कितना 4%। 4% कहाँ गया हमारा, कोशिकाएं जो है ग्लूकोज को तोड़ने में कार्य कर ली अपना। CO2 कितना लिए थे 0.03%, बाहर कितना आया 4.6%। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कितना लिए थे 0.03%, निकाल दिए कितना 4.6%। अब देखिए हम लोग लिए तो थे 0.03%, लेकिन निकालें कितना 4.6%। इतने से इतना हमारा कैसे हुआ, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स यानी कि कोशिकाएं, ये अभी हम बताए हैं इसके पहले कि कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा बनाती हैं। यानी कि कोशिकाएं जब ऑक्सीजन लेती हैं, ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा बनाती हैं, तो मतलब कोशिकाएं श्वसन करती हैं। श्वसन के दौरान कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, ऑक्सीजन लेके ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। मान लीजिए हम C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज प्लस 6O2 H2O प्लस देखिए हम लोग ग्लूकोज खाएं, ये हमारा ग्लूकोज है, 1 अणु ग्लूकोज खाएं, 6 अणु ऑक्सीजन लिए, सांस लिए, कहाँ गया हमारे कोशिकाओं के पास गया। कोशिकाएं हमारा क्या बनाई, 6 अणु पानी बना दी, जल बना दी, 6 क्या बनाई CO2 बनाई। अब देखिए कोशिकाएं जब ऊर्जा बना रही हैं, क्या बनाई, इतना ऊर्जा बनाई, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाई। जब कोशिकाएं ऊर्जा बना रही हैं ग्लूकोज लेके, ऑक्सीजन लेके, तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। यानी कि जब कोशिकाएं श्वसन करती हैं तो उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अरे हम ग्लूकोज खाएं, सांस लिए, पानी बना, पानी हमारा जल वाष्प के रूप में नाक द्वारा निकल जाता है, भाप के रूप में। ठंडियों में हम देखते हैं कि जब नाक से भाप सांस छोड़ते हैं तो उसमें वाष्प की मात्रा निकलती है। गर्मियों में तो ये भाप के रूप में होती है, इसीलिए दिखती नहीं है, लेकिन ठंडियों में इसे हम देख सकते हैं भाप के रूप में। उसके बाद क्या बनाई कोशिकाएं, CO2 बनाई, तो यही CO2 बन के 4.6% हो गया। इतना लिए थे, लेकिन कोशिकाएं भी बना दी। जब ये ऊर्जा बनाती हैं तो CO2 भी बनाती हैं, तो बना दी। अब कितना हो गया, 4.6% हो गया हमारा। उसके बाद नाइट्रोजन जितना लिए थे उतना निकाल दिए, अन्य गैसें जितना लिए थे उतना हम पूरा का पूरा निकाल दिए। तो ये हमारा हो गया निःश्वसन।
ये निःश्वसन हो गया और ये निःश्वसन, यानी कि अंदर लेने की क्रिया, वायु को अंदर लेने की क्रिया निःश्वसन और बाहर छोड़ने की क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे श्वसन अंग। जो श्वसन तंत्र था, अंगों का समूह था, वो अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन अंग। श्वसन अंग क्या होते हैं? तो वे अंग जो श्वसन में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? श्वसन अंग कहलाते हैं। कौन कौन से अंग श्वसन में भाग लेते हैं? इसके पहले हम बताए थे। तो हमारा सबसे पहले था नाक, नासा छिद्र, सबसे पहले था नासा छिद्र। नासा छिद्र, हमारी नाक होती है से गई होती है अंदर की तरफ, तो यहाँ जो छिद्र होता है उसी छिद्र को हम लोग कहते हैं नासा छिद्र। सबसे पहले वायु हमारा इसी नासा छिद्र द्वारा एंटर करता है। एंटर करके वायु कहाँ जाता है? नासा पथ पर। ये देखिए नासा पथ यानी कि नाक का पथ माने रास्ता, जो सांस अंदर जाती है जहाँ से, उसका जो रास्ता होता है उसी को हम लोग कहते हैं नासा पथ कहते हैं। नासा छिद्र यानी कि जहाँ से श्वास वायु हमारा एंटर किया उसे हम कहेंगे नासा छिद्र। उसके बाद हमारा आता है नासा पथ। नासा पथ यानी कि जहाँ से वायु अंदर जाता है। नासा पथ यानी कि जिस रास्ते से वायु अंदर जाता है उसे हम कहते हैं नासा पथ। नासा पथ में हमारा जो नासा पथ होता है उस पे श्लेष्म ऐसे झिल्ली लगी होती है, उसे कहते हैं श्लेष्मिका झिल्ली। श्लेष्मिका श्लेष्मिका झिल्ली। नासापथ में दोनों नाकों के जो रास्ते होते हैं उस पे होती है श्लेष्मिका झिल्ली। ऐसे नाक के रास्ते हो गए तो इसी के ऐसे बगल बगल में होती है श्लेष्मिका झिल्ली। ये झिल्ली क्या करती है? श्लेष्म नामक पदार्थ का स्रावण करती है। श्लेष्म नामक चिपचिपे पदार्थ का, कैसे पदार्थ? चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करती है। श्लेष्मिका झिल्ली जो होती है हमारे नासापथ पर होती है और चिपचिपे पदार्थ का, श्लेष्म नामक चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करती है। श्लेष्म को इंग्लिश में कहते हैं म्यूकस, MUCAS, म्यूकस का श्रावण करती है। म्यूकस कैसा होता है? चिपचिपा होता है। अत्यधिक हमको सर्दी पकड़ लेती है, हमारे नाक से बहने वाला जो पदार्थ होता है उसे ही हम श्लेष्म कहते हैं। तो जो नासापथ होती है हमेशा श्लेष्म नामक चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करती है। ये श्लेष्म क्या करता है, क्यों इसका श्रावण करती है नाक? इसका कुछ काम होगा तभी तो नाक इसे श्रावण करती है श्लेष्म को। तो इसका काम होता है, जब हम सांस लेते हैं तो कभी कभी हमारे वायु द्वारा हमारे नाक में कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, कुछ छोटे जीवाणु चले जाते हैं। तो इस श्लेष्म में होता है एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को, कीटाणुओं को, जो कुछ भी चले जाते हैं हमारे नाक, सांस लेते समय नाक के अंदर, उनको मारने का कार्य करता है लाइसोजाइम एंजाइम। श्लेष्म श्रावण करती है। श्लेष्म में होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं या जीवाणु, जो कुछ भी छोटे सूक्ष्म जीव हमारे नाक में चले जाते हैं, उनको मारने का कार्य करती है। और क्या करती है? उनको मार के आपस में चिपका लेती है। ये चिपचिपी होती ही है तो अपने में चिपका लेती है और अंदर जाने से रोकती है, अंदर ना जाए ताकि फेफड़े हमारे स्वच्छ बने रहें, फेफड़े को ये संक्रमित ना कर पाए, इसलिए बाहर ही रोकती है।
क्या क्या काम करेगी? जीवाणुओं को मारेगी लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से और उनको वहीं चिपका लेगी। क्या? श्लेष्म, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, श्लेष्म में लाइसोजाइम एंजाइम कार्य क्या है? जीवाणुओं को मारना और उसे चिपका लेना। सांस द्वारा अंदर गए जीवाणुओं को मारना। जो सांस द्वारा अंदर जीवाणु चले जाते हैं उनको मारना और आपस में चिपका लेना ताकि वे फेफड़े को संक्रमित ना कर पाएं। उसके बाद देखिए, नाक नासापथ में होते हैं। नासापथ हम बनाए थे, ऐसे बना लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे बना के। तो ये जो नासापथ में होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं? बाल का भी काम होता है तभी तो होते हैं, जिनका काम नहीं है वो शरीर में नहीं है। शरीर में जितने भी अंग हैं उनका काम है। तो ये बाल होते हैं, बाल का क्या काम होता है? बाल का काम होता है ये छन्नी का काम करते हैं। जब कभी हम धूल में जाते हैं तो ये जो धूल होता है उसको छान के बाहर ही यहीं रास्ते में रोक देते हैं, अंदर फेफड़ों तक जाने में रोकते हैं। यहीं छानेंगे, यहीं रोक देंगे और श्लेष्म क्या करेगी? उन धूल को भी चिपका के बाहर नाक से निकाल देगी। जब कभी हम धूल में जाते हैं तो देखते हैं हमारा नाक बहने लगता है। क्यों बहने लगता है? क्योंकि उस जो श्लेष्म होती है उसको चिपका के बाहर निकाल देती है। अब ये नाक चली जाती है अंदर की तरफ जाती है तो वहाँ होता है ग्रसनी। अंदर की तरफ जाती है तो ग्रसनी, फायरिंग्स। फायरिंग्स होता है। ये कहाँ होता है? ये जब नाक के पीछे एकदम गले के पास होता है। ये दो भागों में बांटता है। किसको? श्वसन को, श्वास नली को, श्वास नली और ग्रास नली को। वहाँ से जहाँ ग्रसनी होती है यहीं से हमारी सांस अलग जगह जाती है और खाना अलग जगह जाता है। ये श्वास नली और ग्रास नली को अलग करती है। यही पाया जाता है घाटी ढापन। घाटी ढापन पाया जाता है। ये एक ढक्कन की नुमा होता है, ढक्कन जैसी संरचना होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ढक्कन ग्रास नली पे चली जाती है और हम जब खाना या पानी कुछ खाते पीते हैं तो ये हमारा ढक्कन श्वास नली पे आ जाता है। जैसे हम भोजन को निगलते हैं तुरंत ये ढक्कन ग्रास नली पे फिर बंद हो जाता है। जैसे फिर सांस लेंगे, ये ढक्कन ग्रास नली पे, जब भोजन को निगलने का समय होता है तो ये ढक्कन तुरंत श्वास नली पे आ जाता है। ऐसे ये ढक्कन हमेशा एक दूसरे पे प्यार करता है। जब कभी हम पानी पीते हैं, देखिए जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो हम उस समय पानी पीते समय सांस नहीं ले पाते हैं। जब एक साथ जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो उसके बाद कुछ देर तक हम लंबी सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी जो घाटी ढापन होती है श्वास नली को ढके हुए होती है। जब श्वास नली ढकी रहेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए पानी कभी एक साथ जल्दी जल्दी नहीं, पानी आराम से पीना चाहिए। जैसे ही हमारा जो पानी या खाना जब आता है एकदम यहाँ ग्रसनी के पास, जैसे ग्रसनी के पास आएगा, निगलने का समय होगा, तुरंत घाटी ढापन क्या करेगी? श्वास नली को कुछ समय के लिए ढकेगी। जैसे ही वो अंदर ग्रास नली में खाना जाएगा तुरंत ये ग्रास नली को ढक लेगी। इसीलिए खाना खाते समय नहीं पता चलता है, लेकिन जब पानी हम लगातार पीते हैं तो उस समय घाटी ढापन श्वास नली को ढके रहती है। इसीलिए
बाद में पानी लगातार पीने के बाद में थोड़ी लंबी सांस लेनी पड़ती है। ये हो गया घाटी ढापन, ग्रसनी। ग्रसनी ग्रास नली और श्वास नली को अलग अलग दिशा देती है। अगला है हमारा श्वसन श्वास नली। श्वास नली, हमें अब ग्रास नली तो पढ़ना नहीं है क्योंकि ये है पाचन तंत्र में, हमें पढ़ना है श्वास नली। अब हमारा वायु कहाँ तक आया? यहाँ से आया था, नासापथ से होते हुए आगे गया था, आगे था ग्रसनी मिला। ग्रसनी 2 मार्ग दिया, एक दिया श्वास नली, एक ग्रास नली। हमारा घाटी ढापन जब हम सांस लिए तो ग्रास नली पे ढक गया, यानी श्वास नली पे, ग्रास नली पे ढक गया, श्वास नली हमारी खाली हो गई। हमारा सांस श्वास नली द्वारा अंदर आया। अब हम पढ़ेंगे श्वास नली। श्वास नली में वायु चला गया तो हमारी श्वास नली जो होती है, फिगर में दिखाएं, यह है हमारी श्वास नली। यहाँ से यहाँ तक का जो ये है हमारा, यह है श्वास नली। श्वास नली ये सी आकार के ऐसे छल्ले लायक संरचना से, उपास्थि से बनी हुई होती है। ये उपास्थि जो होती है, जब हमारे श्वास नली में वायु नहीं होता है तो ये उपास्थि की बनी होती है ताकि ये पिचके ना। अगर उपास्थि की नहीं बनी होती तो ये हमारी श्वास नली, आप जब सांस को हम खींचते हैं तो ये पिचक जाती। वायु नहीं होता, सांस को बाहर छोड़ते हैं खींच के तो ये पिचक जाती, इसीलिए उपास्थि की बनी होती है श्वास नली। अब श्वास नली ऐसे आती है अंदर, तो श्वास नली में होते हैं, यहाँ भी होते हैं। पहले हम बताए हैं कि म्यूकस, म्यूकस यानी कि श्लेष्म। हमारी श्वास नली में भी श्लेष्मिका झिल्ली होती है। श्वास नली के दोनों तरफ, यहाँ इस तरफ और इस तरफ पाई जाती है, अंदर से पाई जाती है श्लेष्मिका झिल्ली। ये तो बाहर से दिख रहा, अस्थि दिख रही है, लेकिन अंदर से श्लेष्मिका झिल्ली पाई जाती है दोनों तरफ। ये श्लेष्मिका झिल्ली जो बचे हुए जीवाणु होते हैं, जो वहाँ नासापथ में नहीं मार पाती है, ये अंदर आ जाते हैं, श्वास नली में आ जाते हैं और श्वास नली श्लेष्म का श्रावण करने लगती है और उन जीवाणुओं को मार देती है, मार के आपस में चिपका लेती है। जब कभी हमको जुकाम होता है तो जुकाम वायरस से होता है। जुकाम का वायरस का नाम है राइनो वायरस। जुकाम के वायरस का क्या नाम है? राइनो वायरस। जब जुकाम होता है हम लोग को तो जो श्वास नली की नासापथ की श्लेष्मिका झिल्ली है, ये इन राइनो वायरस को मारने में सक्षम नहीं होती है। ये इसको पार करके अंदर आ जाते हैं हमारे श्वास नली में, श्वास नली में आ जाते हैं। अब श्वास नली भी कोशिश करती है कि इनको मारें। यहाँ श्वास नली में श्लेष्मिका झिल्ली होती है, श्लेष्मिका झिल्ली श्लेष्म का श्रावण करने लगती है। इनको मारने के लिए ज़्यादा श्लेष्म निकालने लगती है। श्लेष्म में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। श्लेष्म में लाइसोजाइम एंजाइम। जब ज़्यादा श्लेष्म का श्रावण करेगी तो ज़्यादा लाइसोजाइम एंजाइम निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा तो ये विषाणु को, राइनो वायरस को मारने में सक्षम होगा। राइनो वायरस क्या है? जुकाम फैलाने वाले विषाणु हैं। जुकाम हमारा सामान्य जुकाम जो सर्दियों में पकड़ लेता है वो किससे होता है? राइनो वायरस विषाणु से। अगर कोई विषाणु या जीवाणु अंदर आ गए तो ये श्लेष्मिका झिल्ली ढेर सारे श्लेष्म का श्रावण करेगी ताकि ये वायरस को मार दें। अगर वायरस मर गए तो ठीक है, जुकाम जल्दी ठीक हो गया। अगर नहीं मरे तो ये फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों को संक्रमित कर देते हैं, तो हमारे जुकाम से सांस फूलने लगता है। इसीलिए अब ये ज़्यादा श्लेष्म का श्रावण किए तो हमारे नाक से ये बहने लगता है, ज़्यादा निकलने लगता है, या हमारे गले से निकलने लगता है। जो सब थूकते हैं, यही क्या होता है? निकलने वाला पदार्थ श्लेष्म होता है। कौन निकाला रहता है? ये
कुछ तो हमारी विंड पाइप या श्वास नली निकाली रहती है, और कुछ इसी नासापथ में बना हुआ होता है। नासापथ में कम बनता है लेकिन ये ज़्यादा निकालती है, तो ये ज़्यादा निकालती है। अब आया कुछ श्वास नली से आया तो नाक से बहा, और कुछ ग्रास नली में आ गया तो वो मुंह से निकलता है, तो उसी को कहते हैं कफ। उसी को कफ कहते हैं। ये निकालती है वायरस को मारने के लिए, जीवाणु को मारने के लिए, ताकि ये फेफड़ों को संक्रमित ना कर पाए। श्वास नली का हो गया काम। अब श्वास नली से वायु एंटर किया, देखिए वायु एंटर कर रहा है। ये दो नलिकाएं, श्वास नली दो नलिकाओं में बट रही है। अब इन दोनों नलिकाओं को हम कहते हैं श्वसनी। इन दोनों नलिकाओं को कहते हैं क्या? श्वसनी। जब हमारा वायु श्वास नली तक आया, श्वास नली से आगे गया श्वसनी में। श्वास नली दो शाखाओं में बढ़ जाती है फेफड़ों में जाके। श्वसनी कहाँ तक होती है? फेफड़ों तक होती है। यहाँ से ऊपर हमारा नाक का पार्ट था, नाक का पार्ट था। इधर आ गया श्वास नली। श्वास नली हमारी दो शाखाओं में बट गई फेफड़े के पास आके। इन दोनों को कहेंगे हम श्वसनी। श्वसनी फिर अनेक पतली पतली शाखाओं में बटी है। देखिए पतली पतली शाखाओं में बटी है श्वसनी। इन पतली पतली शाखाओं को हम कहते हैं श्वसनिकाएं। अब वायु हमारा श्वसनी में आया, श्वसनी में आके इस पतली पतली शाखाओं में चला गया। पतली पतली शाखाओं को हम लोग कहते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाओं में से फिर चला जाता है, पतली पतली शाखाओं पे लगे होते हैं ऐसे गोल गोल संरचना, बॉल जैसे संरचना, जिसे कहते हैं हम लोग कूपिकाएं। क्या कहेंगे? श्वसनी हो गया, श्वसनी से श्वसनिकाएं। श्वसनिकाओं से वायु आया कूपिकाओं में। कूपिकाओं में आ गया वायु हमारा कूपिकाओं में। कूपिकाएं कैसी होती हैं? गोल गोल बॉल जैसी संरचना होती हैं। अब वायु इसमें भर गया, जितना भी वायु आया था नाक द्वारा हमारे सभी कूपिकाओं में भर गया। पूरी फेफड़ों में कूपिकाएं फैली हुई होती हैं श्वसनिकाओं के द्वारा। श्वसनिकाओं पे कूपिकाएं पूरी फेफड़ों में लगी होती हैं। अब पूरी फेफड़ों में हमारे वायु भर गया। अब यहाँ तो वायु भर गया। अब यहाँ नीचे होता है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम जो होता है ये ऊपर नीचे की तरफ हुआ करता है। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो यह डायाफ्राम नीचे की तरफ इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है। जब सांस को ऊपर छोड़ते हैं तो हमारा डायाफ्राम दब उठ जाता है, इस तरह हो जाता है। जब ये डायाफ्राम उठ जाएगा तो ये कूपिकाएं दब जाएंगी। जब कूपिकाएं दब जाएंगी तो इनसे सारा वायु बाहर निकल जाएगा। जब डायाफ्राम नीचे की तरफ होता है तो ये फेफड़े फैल जाते हैं। फेफड़े फैलने से वायु अंदर आता है और ये इस कूपिकाओं में वायु भर जाता है। कूपिकाओं में वायु भरा। अब होगा वायु का विनिमय। अब वायु हार्ट हम पढ़ाएंगे, जब हार्ट तो वायु का विनिमय पढ़ाएंगे। हार्ट लेके आता है, हार्ट में ब्लड शुद्धिकरण के लिए आता है। तो ब्लड आता है फेफड़ों में, हार्ट से ब्लड आता है फेफड़ों में ही, बीच में होता है हार्ट। हार्ट में जब ब्लड आया, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट में ब्लड आया, ब्लड आता है फेफड़ों में। फेफड़ों में ब्लड आता है, ये धमनी और सिरा से जुड़ा होता है, आ जाता है फेफड़ों में ब्लड। अब ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में मुख्यतः आरबीसी में रेड ब्लड कार्पुसेल्स, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। आया वायु फेफड़ों में, वायु फेफड़ों में आया, इधर से हृदय से ब्लड भी फेफड़ों में आ गया। ब्लड में आया आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या किया? यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है।
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आया, ऑक्सीजन से क्रिया किया, क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये हो गया हमारा ब्लड का शुद्धिकरण। ब्लड कहाँ शुद्धिकरण हुआ, फेफड़ों में हुआ। ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है, क्योंकि फेफड़ों में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, अब फिर पुनः ब्लड कहाँ चला जाएगा, हृदय में चला जाएगा। हृदय में जाके ये पंप होके पूरी कोशिकाओं में, पंप होके इस नीचे से निकल के, धमनी द्वारा निकल के पूरी कोशिकाओं में चला जाएगा। अब कोशिकाएं ऑक्सीजन ले लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को देंगी। अब फिर वहाँ कोशिकाओं के पास जाएगा, फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन दे के, कार्बन डाइऑक्साइड लेके बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये पूरा हम जब हृदय पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी इतना बता रहे हैं बस। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब फिर ये ब्लड कैसा हो गया, अशुद्ध रुधिर हो गया। ये फेफड़ों में आया, शुद्ध रुधिर हुआ, फिर गया कोशिकाओं के पास, फिर हो गया अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर हुआ, फिर घूम के आया हृदय में, हृदय में आया, फिर फेफड़ों में आया, फिर फेफड़ों में उसका शुद्धिकरण हुआ। अब हम फेफड़ों की थोड़ी संरचना पढ़ लेते हैं, फेफड़े कैसे होते हैं हमारे। फेफड़े तो ब्लड को शुद्ध कर दिए, ऑक्सीजन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आया इसमें फेफड़ों में, फिर डायफ्राम ऊपर की तरफ हुआ और वायु बाहर निकल गया, फिर पुनः हम सांस लेंगे, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर वही प्रोसेस होगा। अब फेफड़े पढ़ लेंगे। फेफड़े होते हैं हमारे गुलाबी रंग के होते हैं, शंक्वाकार होते हैं और अस्पंजी होते हैं। फेफड़े हमारे संख्या में 2 होते हैं। ये देखिए, ये फेफड़ा 3 पिंडों में, और ये दायां फेफड़ा है, ये बायां फेफड़ा है। दायां फेफड़ा हमारा 3 पिंडों में और बायां फेफड़ा हमारा 2 पिंडों में बटा होता है। फेफड़े के चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है, झिल्ली लगी होती है, इसे दोहरी परत से फेफड़ा ढका होता है। उस झिल्ली को कहते हैं प्लूरल झिल्ली, यानी कि प्लूरा मेम्ब्रेन। यहाँ देखिए लिखा है प्लूरा मेम्ब्रेन। इस जो दोहरी झिल्ली होती है इसी को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ये फेफड़े को ढके रहती है, फेफड़े को बाह्य आघातों से सुरक्षा देती है, ताकि फेफड़े पे अगर कोई आघात रहे तो इस झिल्ली और इस फेफड़े के मध्य भरा होता है द्रव, जिसे द्रव भरा होता है, जिसे प्लूरली द्रव कहते हैं। ये द्रव फेफड़े को बाह्य आघातों से बचाता है। जब ये फेफड़े पर कोई हमला होता है या कोई चोट लगती है तो ये फेफड़े को आघात से बचाती है, क्योंकि इसमें द्रव भरा होता है। इस झिल्ली पे लगता है, द्रव पे चोट लगता है, अंदर फेफड़ों पे चोट नहीं लगता है। तो फेफड़ा हमारा संख्या में 2 होता है। ये दायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा 3 पिंडों में, बायां फेफड़ा 2 पिंडों में होता है। हमारे फेफड़े एक दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बस आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। अब हम अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे, हृदय पढ़ाएंगे, उसमें आगे की बातें बताएंगे। हृदय में ब्लड का शुद्धिकरण कैसे होता है, हृदय से ब्लड कैसे फेफड़ों में आता है। ब्लड का शुद्धिकरण हमेशा फेफड़ों में होता है, कभी ब्लड का शुद्धिकरण हमारा हार्ट में नहीं होता। हार्ट केवल ब्लड को लाता है और फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्लड का शुद्धिकरण।